12 है। कल क्या पढ़ाए थे? सर्वांग सम ना। आज स्टार्ट कर रहे हैं त्रिभुज की समरूपता। लिखिए, त्रिभुज की समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ऑफ ट्रायंगल। कोई दिक्कत किसी को? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए, समरूपता, सर्वांगसम कल बताए थे, ये समरूपता समझिए पहले, सिमिलरिटी। ठीक, कल बताए थे आपको हम सर्वांगसम। क्या बताए थे सर्वांगसम की परिभाषा में? दो, केवल सर्वांगसम, केवल मतलब दो फिगर शेप एंड साइज में बराबर हो तो वो सर्वांगसम होते हैं। या ऐसे भी कह लीजिए कि दो फिगर एक दूसरे को ढक ले तो सर्वांगसम होते हैं। मतलब घुमा फिरा के दोनों बराबर हो, एक के जैसा हो तबे ढकेगा। और शेप और साइज बताए थे, आकृति और आकार। आकृति का मतलब हुआ स्ट्रक्चर, आकार का मतलब साइज, लंबा छोटा बड़ा ना। तो दो फिगर शेप एंड साइज में बराबर हो तो क्या हो? सर्वांगसम होंगे। अब पढ़ना है सिमिलरिटी, अंतर ध्यान देना, समरूपता। समरूपता पढ़ना है। अब समरूपता क्या होता है, सिमिलर क्या होता है, कैसे कहोगे? उधर पढ़ाए थे कल, सर्वांगसम होने के लिए दो शर्त था। क्या था? कि त्रिभुज का तीनों कोण और तीनों भुजा बराबर हो ना क्रमशः, तो सर्वांगसम हो सकता है। यहां ध्यान देना है कि वो शर्त है। शर्त क्या है? ध्यान देना, पहला शर्त यह है कि त्रिभुज सिमिलर हो। इसके लिए या कोई भी चीज कह लीजिए, शर्त नंबर 1 कि कोण समान हो। क्या हो? कोण समान लिख रहे हैं हम। पहला शर्त क्या हो? कोण समान हो। और दूसरा शर्त क्या है? भुजाएं समान अनुपाती हो। भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। अब देखो, यानी कहने का मतलब ये है ना कि ऐसे ये कह रहा है, देखो ये बड़ा वाला है 60-60 का ना, इसी से छोटा एक बना दे हम तो ये भी 60-60 का है, तो समरूप हो जाएगा। समरूप कहने का मतलब कि जैसे आदमी आदमी का बच्चा, स्ट्रक्चर में सेम है, केवल साइज में अंतर है ना, स्ट्रक्चर नहीं बदले। समझ रहे हो? साइज भले बदल जाए तो इसके लिए शर्त क्या बनेगी? कोण समान होगा। अगर कोण इधर उधर करोगे, मतलब ये अगर ये 60-60 है, मान कर चलिए ये 60-60 है, तो जो स्ट्रक्चर ये 60-60 है तो ये बनेगा। अगर इस कोण को 90 करोगे तो ये रूपे बदल जाएगा, बदल नहीं जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। तो इसीलिए शर्त क्या बोल रहे हैं कि कोण समान हो और भुजाएं समानुपातिक, का मतलब कि बड़ा है तो छोटा हो सकता है। समानुपात समझ रहे हो ना? आगे एक चैप्टर भी है, पढ़ना है समानुपात। आप देखो, समानुपात कहने का मतलब कि जैसे आप मोबाइल देखते हो ना, मोबाइल में फोटो तो खींचते रहे हो, समानुपात का क्या ये है, ये जितना ये मोबाइल फ़ोन है सब इसी पे बना है। जैसे आप इतना 6 इंच के मोबाइल में आप देख कर बताते हो आदमी कौन मोटा है या लंबा है, प्लेन क्रैश किया, प्लेन भी देखते हो, और देखने के बाद आपको समझ में भी आता है कि प्लेन है ये आदमी मोटा है, और देखा जाए तो 6 इंच का मोबाइल में है। ये सारा खेला किसका है? समान अनुपात के। उसी अनुपात में मैक्सिमाइज और मिनिमाइज किया गया है। बात समझ रहे हो? देखते पिक्चर है, जैसे हमारा ये फोटो लगा हुआ है तो देखिए इस समझ में आ जा रहा है कि हम ही हैं, मगर यहाँ देखिएगा तो इतना है, ऐसे देखिए तो इतना है। नहीं समझ रहे हैं? तो ये किसका खेला है? समान अनुपात का है, रेशियो का खेला है, उसको मिनिमाइज कर दिया गया है। मोटा भी आपको 6 इंच में दिख जाएगा कौन आदमी मोटा है लंबा है, तो ये समानुपात का है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो। त्रिभुज सिमिलर होने के लिए 2 शर्त हैं। सिमिलर कहने का मतलब
भुजाएं समान अनुपाती हो, उसी रेशियो में मिनिमाइज या मैक्सिमाइज किया गया हो, और कोण समान हो, दो शर्त है। क्लियर है? समरूपता ना। अब कल जिस तरह बताए थे कि त्रिभुज समरूप होने के लिए चाहिए 6 कंडीशन, तीनों कोण समान होना ही चाहिए, अब भुजाएं समान अनुपात चाहिए, यानी 6 गो तो चाहिए, मगर 3 गो भी हो तो काम चल सकता है, वही शर्त पढ़ रहे हैं। तो कल क्या पढ़े थे? उसमें सर्वांगसम में पढ़े थे भुजा कोण भुजा ना, भुजा भुजा भुजा। अब भुजा भुजा से बताए थे कि ये कोण 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 नहीं होता है। एक और पढ़े थे कोण कोण भुजा, चाहे भुजा कोण भुजा कोण, और एक RHS ये पढ़े थे। ये कॉन्ग्रुएंसी में देख लीजिए, कॉन्ग्रुएंसी में पहला क्या था? साइड एंगल साइड, दूसरा क्या था? साइड साइड साइड। यहीं पे नोट में हम लिख दे रहे हैं कि ये नहीं होता है, एंगल 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 नहीं होता है ना। तीसरा क्या था? एंगल एंगल साइड कह लीजिए, चाहे एंगल साइड एंगल कह लीजिए। चौथा क्या था? RHS 6 चाहिए, मगर ये 3 भी हो तो काम चल सकता है। कॉन्ग्रुएंस होने के लिए क्या जरूरत है? शेप साइज समान चाहिए ना, तीनों भुजाएं और तीनों कोण क्रमशः समान होना चाहिए। इसके लिए शर्त क्या है? कि कोण समान हो और भुजाएं समान अनुपाती हो, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। अब इसका शर्त पढ़ते हैं। ये बात ध्यान रखना कि हमको चाहिए 6 गो, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में ध्यान देना। चाहिए हमको 6 गो, 3 गो से भी काम चल सकता है। अब देखो इसमें ये भुजा कोण 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 नहीं होता है ना। अब सिमिलरिटी में देखिए, इसमें सिमिलरिटी में ये होता है कोण कोण कोण, कोण 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 सिमिलरिटी में होता है, कोण कोण कोण। देखो ये क्या कह रहा है? यदि किसी त्रिभुज के, शब्द ध्यान देना, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः, क्रमशः जरूर बोलना, उसी रेशियो में चाहिए, क्रमशः दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के साथ बराबर हो, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। क्योंकि शर्त में 2 ही बोले हैं कि कोण बराबर चाहिए, भुजाएं समानुपाती चाहिए। अब इसका फिगर देख लीजिए, अगर ये वही फिगर है ABC, अगर ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, तो ये तीनों 60 चाहिए ना। और इससे छोटा एक बना दे रहे हैं, ठीक, ABC, तो भी ये 60 60 है कि नहीं? तो भी ये त्रिभुज क्या है? समरूप है। ए बी नहीं, या नाम बदल दे, DEF, क्या ये दोनों समरूप है? समरूप भुजाएं समानुपाती हैं और कोण क्या है? बराबर। यानी समरूप में कोण बराबर चाहिए, ये बात ध्यान रखना। और उसमें क्या चाहिए? दोनों चाहिए बराबर, कोण और भुजा दोनों। इसको लिख कैसे सकते हैं? त्रिभुज ABC, है समरूपता का चिन्ह है, त्रिभुज DEF समरूप है। क्लियर है? आपसे सिर्फ ये भी पूछा जा सकता है, कुछ उल्टा पुल्टा देकर आपको पहचानने आना चाहिए कि कौन समरूप है। बात समझ रहे हैं कि इसमें से कौन सा ट्रायंगल समरूप है? छोटे बच्चों में देखिएगा मिलेगा। अब देखिए ध्यान से, पहला हो गया। दूसरा समरूपता में ये देखिए कि 3 गो है ना, तो 2 गो भी हो ना तो भी हो जाता है। ये भी ध्यान रखना कि यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के 2 कोण के साथ बराबर हो, वही तो भी समरूप हो जाएगा। देखो कैसे हो सकता है कि अगर मान लो 2 ही कोण अगर हम बराबर कर दे रहे हैं, ये और ये, थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचो, ABC, और यहाँ पे भी ये ले रहे हैं A नहीं, DEF, इसको बराबर कर देते हैं। तो जब ये बराबर है, बात को समझो, तो बाय डिफॉल्ट ही बराबर होगा। क्यों? अरे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है,
तो अगर मान कर चलते हैं कि ये 60 है, ये भी 60 है, तो ये भी 60-60 होगा, बराबर है। तो ऑटोमेटिक 180 से बंधे हुए हो आप, तो ये वाला बराबर हो जाएगा। तो दो भी कोण अगर बराबर हो तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। 3 गो हो तो हो ही जाएगा, मगर कौन सर्वांगसम नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना, यही पूछेगा। ठीक, तो भी त्रिभुज समरूप हो जाएगा, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के साथ। बात समझ रहे हैं? 2 को क्लियर हो गया। तीसरा है, इसमें साइड होता है ना। तीसरा देख लीजिए यहाँ पे, तो साइड भी होता है इसमें, समझ रहे हो? समरूपता में भुजा भी होता है, यानी ये भुजा ये कैसे हो जाएगा जी? देखो थोड़ा सा ध्यान देकर सोचना कि सारे सुनना ठीक से, सारे कॉन्ग्रुएंस, सारे सर्वांग समरूप होते हैं, हाँ, मगर सारे समरूप सर्वांग सम नहीं होंगे। जो सर्वांग सम होगा उस समरूप होगा, बात समझ रहे हैं? मगर जो समरूप होगा जरूरी नहीं है कि सर्वांग सम होगा। है जरूरी है कि सर्वांग सम होगा जी? है जरूरी है? ये जरूरी है कि सर्वांग सम होगा? नहीं होगा। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, तो अगर किसी त्रिभुज के ए बी सी है और ये बराबरे लेकर चल रहे हैं, ठीक, डी ई एफ ना, तो अगर ये वाला और ये वाला ये तीनों बराबर है मान कर चलिए, ठीक, तो ध्यान दो, तो ये तो सर्वांगसम भी हो सकता है। अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर होगा, तो ये सर्वांगसम भी हो सकता है और समरूप भी हो सकता है। इसीलिए बताए थे कि सारे सर्वांगसम समरूप होते हैं, मगर सारे समरूप सर्वांगसम हो जरूरी नहीं है। तो यदि किसी त्रिभुज के, ऐसे बोलना का कला देखो, ये देखिएगा, बोलना नहीं, लिखाना पड़ेगा क्या ये सब। यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज के साथ बराबर हो तो त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के ना। शर्त ये ध्यान देना, कौन वाला, ये 2 गो कोण हो तो भी चल सकता है काम, और तीनों भुजा हो तो भी। बस हाई है याद रखना कि कॉन्ग्रुएंसी में एंगल नहीं होता है ना, और सब लगभग सेम है। ठीक हो गया 3 गो। एक और यहीं पे देख लो, कॉन्ग्रुएंसी निपटा देते हैं। यहां पे दिख रहा है चौथा सिमिलरिटी, एक है भुजा कोण भुजा, SAS भुजा कोण भुजा। जिधर से बोल रहे हैं ना वैसे ही समझना, लिखा गया है उसी लिखने के में ही तरीका है। अब देखो इसको ऐसे पढ़ो, यदि किसी त्रिभुज के 2 भुजा और उनके बीच का कोण, ऐसे यदि किसी त्रिभुज के 2 भुजा और उनके बीच का कोण क्या हो, क्रमशः दूसरे त्रिभुज के 2 भुजा और उनके बीच के कोण के साथ बराबर हो तो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। समरूप होने के लिए क्या शर्त चाहिए? कोण समान हो, भुजाएं समानुपातिक हो ना। तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं आप, ए बी सी 2 कोण 2 भुजा बराबर है मान कर चलिए ना, त्रिभुज डी ई एफ, ये वाला और ये ही, ये इनके बीच का कोण
बराबर है तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो यही है समरूपता का शर्त। ओवरऑल समझ गए? ये तो कुछ नहीं है, मेन तो पढ़ना है इसका प्रॉपर्टी कि समरूप हो जाएगा तो लाभ क्या होगा। ये तो हमने ये देखा कि समरूप है, ठीक, तो समरूप हो जाएगा तो फायदा का, इसी का फायदा उठाने आना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो अब ये लिखिए, अगर दो गो त्रिभुज, इसी को इंपॉर्टेंट है कि समरूप हो जाएगा तो लाभ क्या होगा। अब आप देख लिए सर्वांगसम और समरूपता क्लियर है। बढ़े आगे, कोई दिक्कत किसी को? समरूप हो, ये और लिख सकते हैं, समरूपता का शर्त क्या है, ए है ना, दूसरा शर्त ए भी हो सकता है, तीसरा शर्त क्या है, एस भी हो सकता है, चौथा शर्त क्या है, साइड एंगल साइड, इसका RHS भी होता है, वो देख लीजिएगा। ये चार को जरूर याद रखिएगा। इसमें ये कॉन्ग्रुएंसी में ये क्या, कॉन्ग्रुएंसी में वो याद रखना है। अब मिटा दे इसको। अब समरूप तो हो गया, अब समरूप हो जाएगा तो लाभ क्या है, ये ध्यान देना है, मेन ये है। पहले तो आपको ये देखने आना चाहिए कि कैसे समरूप है। हम पूछेंगे बताते हुए कि किस तरीका से ये समरूप है ना। आज जब समरूप हो जाएगा तो क्या लाभ होगा, आप बताओ ना। समरूप लाभ हो, दो आदमी एक दूसरे का समरूप हो जाएगा तो क्या होगा। प्रैक्टिकल सोचोगे ये कुछ नहीं है, सबसे आसान है रेखागणित, ठीक। तो देखो, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ना उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। पहला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, एक त्रिभुज लिख दे रहे हैं ए बी सी ना, और एक बना दे रहे हैं डी ई एफ। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के ना। तो कह रहा है कि अगर दो त्रिभुज समरूप है, किस आधार पर समरूप है जी, एंगल से ऐसे लिख दे रहे हैं तो आपको समझ में आ जाए, ठीक। ये क्या बता रहे हैं हम कि हाई वाले के साथ बराबर है ना, कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाएं तो क्या लाभ है कि दो त्रिभुज, लिख लीजिए इस बात को, लिख लीजिए तब समझा रहे हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये मत भूलना। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक। अब देखो, ये बड़ा वाला लिख रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, समझ रहे हो, बट्टा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, समझ रहे हो, कोई दिक्कत। यानी बड़ा वाला, तो बड़ा वाला के देखो, अब लिखना होगा ना तो ऐसे लिखना, देखना, जैसे ए की सामने की भुजा ले रहे हैं, ये लिखने में ही अंतर है। ए की सामने की भुजा क्या लिए, बी सी, तो डी की सामने की भुजा ई एफ, इजिकल टू ना, बी के सामने की भुजा ए सी, तो ई की सामने की भुजा क्या होता है, डी एफ,
ना, और सी के सामने की भुजा ए बी, तो इसका छोटका का कितना डी ई। आई क्या होता है इस सब में वर्ग होता है ना, वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, यही बात है। मतलब समरूप हो जाएगा तो यह लाभ होगा। इसका फायदा कैसे उठाना है एग्जाम में क्वेश्चन में वो अभी बताएंगे हम, ठीक। यानी अगर त्रिभुज समरूप है तो बड़का का क्षेत्रफल छोटे वाले के क्षेत्रफल के अनुपात जो होगा वो उसके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। ये ध्यान रखना है, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये समरूपता का, ठीक। अब पहला ये क्लियर हो गया, समरूप हो जाएगा तो क्या लाभ होगा। दूसरा देखिए, अगर समरूप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं, दूसरा भी लिख लीजिए, लिख लिए, दूसरा लिखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी ऊंचाइयों के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। उनकी ऊंचाइयों के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। देखो इसी में लिख रहे हैं, इसी में, इसी फिगर से ये समरूप है ना, तो मान लीजिए है ए डी ए एम लिख दे रहे हैं। ए एम हाइट है, ए एम क्या है हाइट है, चाहे दूसरा फिगर बनाते हैं, कंफ्यूज करोगे आप लोग, ठीक। दूसरा फिगर यहाँ पे एक बना दे रहे हैं, ए बी सी, ए एम एक हाइट है ना, और त्रिभुज डी ई एफ इस समरूप है। क्या है ये समरूप है। ए डी एन एक हाइट है ना, तो ये कह रहा है ना कि जैसे भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर तो होता ही है, हाइटों के होता है अगर समरूप हो तो ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, ए एम बट्टा डी एन का स्क्वायर, ये भी होता है। आप एक और हाइट डाल दोगे तो वो भी हो सकता है ना, यहाँ से एक और हाइट डाल दोगे तो वो भी हो सकता है, एक और हाइट डाल दोगे तो वो भी हो सकता है, हम तीनों हो सकता है ना। ये मत समझना इसके साथ ऐसे लिखे हैं ये वाला, फिर इसके साथ ये लिखे हैं, फिर इसके साथ ये लिखे हैं, इसलिए सबको बराबर लिखे हैं। समझ रहे हैं, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक दो गो बात समझे आप का, कि अगर समरूप हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ऊंचाई के भी वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तीसरा बात लिखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, यहां लिख दे रहे हैं एक ही में कि आप लोग को समझ में आए। तीसरा लिखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। उनके माध्यिकाओं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यह भी है, अभी सब वर्ग चल रहा है, ध्यान देना। यहाँ भुजाएं भी वर्ग क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं को भी, यहाँ पे ऊंचाई के, अब हम माध्यिका भी। तो यहाँ देख लो, माध्यिका एक त्रिभुज बना दिए, ए बी सी, दिख रहा है वीडियो में, दिख रहा है।
त्रिभुज DEF ये दोनों का है समरूप है ना। तो माध्यिका क्या होता है जी? माध्यिका के बारे में बताए थे हैं? भुजाओं को किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को AM नाम दे रहे हैं, EN नाम दे रहे हैं। इसमें अंतर देख लेना, हाई लंब है तो हाइट है, लंब है तो क्या है, हाई मिड पॉइंट है तो क्या है, मीडियन है। समझ रहे हो ना? इसका मतलब है हाई 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 मान रहे हैं ना, हाई इसका मतलब है इसी तरह से नहीं मान रहे हैं कि अच्छा लगे। क्या लग रहा है आपको कि खूबसूरती के लिए डाले हैं? हाँ ठीक है। तो भी इनका क्षेत्रफल का अनुपात यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का नहीं लिख रहे हैं, भावनाओं को समझना। और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल जो होगा इनका भी AM ठीक और DN का स्क्वायर के बराबर होगा। यानी अभी तक तीनों में क्या देखे आप? वर्ग, भुजाओं के भी, ऊंचाई के भी और मीडियन के भी। एगो और है, एगो और बता रहे थे उधर, लंब समद्विभाजक। कौन समद्विभाजक? हाँ, तो अगर त्रिभुज क्या हो, समरूप हो, तो भी उनके क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा कोण समद्विभाजक के भी वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। ये चार गो तो याद रखना कि अगर त्रिभुज समरूप हो गया, चौथा लिख लेते हैं यहीं पे, यहाँ पे दिख रहा है चौथा, ठीक। चौथा लिख लीजिए कि अगर ये त्रिभुज है ABC और त्रिभुज है DEF, दिख रहा है ये दोनों समरूप है। वीडियो में विजिबल है नहीं है, थोड़ा सा काम चला लीजिएगा, सुन रहे लीजिएगा शब्द आप लोग, ठीक। यहाँ इसको लिख दे रहे हैं, ये 1 नंबर है। तो कोण समद्विभाजक क्या होता है जी? ये कोण समद्विभाजक, ये देखो कोण समद्विभाजक है ना, AP लिख दे रहे हैं, ES लिख दे रहे हैं, ये भी कोण समद्विभाजक है ना। तो भी अगर कोण समद्विभाजक हो तो भी वर्ग के अनुपात के बराबर होता है ना। अब लिखिए, इसको लिख लेते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ना बट्टा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ये तीनों से होगा जी, तीनों कोण को समद्विभाजित करोगे तो भी ना। अब हो जाएगा AP बट्टा DS का होल स्क्वायर ना, हो गया। यानी अभी तक त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो क्या लाभ होगा? 4 गो फायदा। का फायदा? कि उनके क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, ऊंचाइयों के भी वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, मीडियन के भी वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, और एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक के भी वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। मतलब एक के लाइन में याद रखो, सब वर्ग के बराबर होगा। मगर एगो अंतर है, एगो थोड़ा सा अंतर है। अगर दो त्रिभुज, आई सब में अभी क्षेत्रफल ना चला है जी, तो देखो अगर पांचवा ध्यान देना, यहीं पे पांचवा सब एक के साथ हो जाएगा था ना, तो आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दोगे, ठीक। पांचवा बात कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो अब की बार क्षेत्रफल नहीं, अब की बार क्या चीज, वो त्रिभुज का परिमाप समझ रहे हो का, बाउंड्री, पेरीमीटर, परिमाप नहीं बुझ रहे हो, ठीक। तो अगर दो त्रिभुज, लिख लीजिए इस बात को भी, 4 गो लिखवा चुके हैं ना, हैं? ये पांचवा लिख लीजिए तब समझाते हैं। चौथा लिखवाए नहीं, लिख लीजिए आप समझ रहे हैं।
चलिए, हाँ, दो समरूप त्रिभुज के परिमाप संगत भुजाओं के अनुपातिक होता है। दो समरूप त्रिभुज का परिमाप संगत भुजाओं के अनुपातिक होता है। ये देखिए क्या कह रहा है, यानी कि अगर ये त्रिभुज है ए बी सी, एगो त्रिभुज है डी ई एफ, ये दोनों का है समरूप है, ये दोनों का है, तो इसका अभी तक क्षेत्रफल में जा रहे थे ना, यहां से दिख रहा है ना, ये सब एक में महीने नहीं ना समझ जाओगे ऑनलाइन वाले, ना देखते हैं फिर बता तो रहे हैं ना। हाँ, इनका परिमाप जो होगा त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, अभी तक क्षेत्रफल था ना, छोटका का त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप अभी तक सब में क्या था, क्षेत्रफल है, इसमें क्या है, तो उनके भुजाओं, किनके भुजाओं, तो ए के सामने की भुजा बी सी बट्टा डी के सामने की भुजा ई एफ, और बी के सामने की भुजा ई के सामने की भुजा डी एफ, और सी के सामने की भुजा ए बी, और एफ के सामने की भुजा डी ई है तो होगा, समझ रहे हैं। इसमें वर्ग नहीं होगा, परिमाप वाले में वर्ग नहीं होगा, और क्षेत्रफल वाले में सब में वर्ग होगा। बस ये दूगो बतवे याद रखना। क्या मिटा दे, मिटा दे जी इसको, एक बार फिर से देख लेते हैं। समरूपता का शर्त तो सब पता है, अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे ना, अब कैसे हो रहा है ये आपको चूज करने आना चाहिए, कि एंगल एंगल से हो रहा है, कि डबल ए से हो रहा है, कि एस एस से हो रहा है ना। अगर वो समरूप हो गया तब का लाभ होगा जी, तो वो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, हाइटों के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, मीडियन का भी वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, और एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक के भी, मगर वो दोनों त्रिभुज का परिमाप जो होगा उनके भुजाओं के अनुपातिक हो गए, यानी कि यहाँ वर्ग नहीं होगा। बस इतनी से बात तो है, याद रह जाएगा। मिटा दें, मिटा देते हैं। अब दो बात बताए हैं आप लोग को, क्या बता दिए जी, क्या बता दिए हम, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी। तो इन दोनों में संबंध देखते हैं कि रिलेशन क्या है, मतलब रिलेशन समझ रहे हो ना, कि त्रिभुज के सर्वांगसम और समरूपता में क्या संबंध है, मतलब कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सर्वांग समता न और समरूपता में संबंध, मतलब यही देखना है आपको कि इसमें क्या संबंध होता है तीनों में ना, मतलब एक दूसरे से कनेक्शन देखना है। समझ रहे हो ना हम क्या पढ़ा रहे हैं। चलिए तो पहला संबंध देखिए, लिखिए इस बात को, आज समझाते समझते चलिए। लिखिए पहला, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। दो, पहला शर्त है कि दो, क्या लिखे हैं, दो समरूप त्रिभुज
के क्षेत्रफल बराबर हो तो क्या होगा, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ये तो बात अंडरस्टूड है जी। अरे दो गो समरूप त्रिभुज है आ क्षेत्रफल बराबर होगा ना, रुक जाइए, क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा तो सर्वांगसम होगा है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ढक लेगा, नहीं ढक लेगा। सर्वांगसम का क्या अर्थ था कि एक दूसरे को ढक लेगा, तो क्षेत्रफल जब बराबर होगा तो ढक ही लेगा। इसमें तो समझ रहे हो। दूसरा पॉइंट लिखिए, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ये तो उसी का उल्टा है, दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। क्या, अरे ये तो अंडरस्टूड है। सर्वांगसम होगा तो क्षेत्र, सर्वांगसम का क्या अर्थ है कि एक दूसरे को ढक ले। अरे एक दूसरे को ढक रहा है तो क्षेत्रफल बराबर होगा नहीं, बस सब तो अंदर है। तीसरा लिखिए, यदि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हैं, यही इंपॉर्टेंट है, यदि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है तो यह जरूरी नहीं कि वे सर्वांगसम हो। है देखना, दो त्रिभुज के है उल्टा है, यही इंपॉर्टेंट है VVI। यदि दो त्रिभुज के क्या हैं, क्षेत्रफल बराबर है तो यह जरूरी नहीं कि वे सर्वांगसम हो। जरूरी नहीं मतलब क्या समझ रहे हो भी सकता है देखो बातों को समझो थोड़ा सा। है देखो इस पहला वाला में और तीसरा वाला में अंतर देखो, इसीलिए लिख रहे थे दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो। हाई कह रहा है समरूप लगा है ना, यहाँ पे बराबर हो तो सर्वांगसम होंगे, यानी कि पहला कंडीशन है कि त्रिभुज समरूप होगा और क्षेत्रफल बराबर होगा तब सर्वांगसम होगा। और यहां क्या कह रहा है, यदि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो, क्वेश्चन को शब्द को देख रहे हो, क्षेत्रफल बराबर हो तो यह जरूरी नहीं कि सर्वांगसम हो। अब देखो सर्वांगसम होने के लिए क्या शर्त था कि शेप एंड साइज बराबर हो, तब ना एक दूसरे को ढक लेगा। अगर मान कर चल रहे हैं कि ये है एक त्रिभुज है ना, ये भी एक त्रिभुज है, हो सकता है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाए। 8 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर अभी से लिख रहे हैं, इसका भी 8, तो क्षेत्रफल तो बराबर है ये है, तो क्या ये सर्वांगसम है? ये ढक लेगा? नहीं ढकेगा, यही बतवा है। समझ रहे हो? तो मे भी कि क्षेत्रफल बराबर हो तो जरूरी नहीं है कि सर्वांगसम, हो भी सकता है, जरूरी नहीं का मतलब कि अगर ये हो ऐसे हो और बराबर हो तो हो भी सकता है। हाँ मतलब अरे हो भी सकता है, नहीं भी जरूरी लिखाए हैं, शब्द पर हो, रीड बिटवीन लाइंस, ठीक, फ्रेज पढ़े हो ना। एक और लिख लो पॉइंट, यदि दो सर्वांग, ऐसे लिखिए, यदि नहीं, दो सर्वांगसम त्रिभुज सदैव समरूप त्रिभुज भी होते हैं। ये तो बात समझ ही रहे हो। दो सर्वांगसम, दो सर्वांगसम त्रिभुज समरूप त्रिभुज भी होते हैं। अरे अभी यही बताए हैं कि ऑल कॉन्ग्रुएंट इज
सिमिलर, बट ऑल सिमिलर इज नॉट, हाँ, सर्वांग सम। क्लियर है? क्या समझे अभी तक? तो सिमिलरिटी क्लियर, उसका कंपैरिजन क्लियर। अब आगे है थेल्स प्रमेय, बहुत सारा प्रमेय है, समझ रहे हैं? उसको आगे देखा जाएगा जैसा होगा, रहने देते हैं।